Hello students and welcome back to our YouTube channel. I am Anshita Jindal, a graduate from Shriram College of Commerce, New Delhi and आज इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स के आखिरी दो चैप्टर बचे हैं, परफेक्ट कंपटीशन वाला एंड मार्केट इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। तो वो दोनों चैप्टर्स आज हम खत्म करने वाले हैं। इसके साथ CUET 25 के लिए तुम्हारी सारी की सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो मैं कोई भी डाउट्स है, कुछ भी चाहिए तुम कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कल से मैं MCQs तुम्हारे लिए लाने वाली हूँ। कल हम प्रोडक्शन वाले पूरे यूनिट के MCQs करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है। ठीक है, तो देखो हमारी जो मार्केट होती है वो टेक्निकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे पहली चीज मार्केट क्या होती है। मार्केट कोई भी ऐसी जगह होती है, आप कह सकते हो कोई भी एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं और ये बायर्स और सेलर्स इस पर्टिकुलर जगह में किसी ना किसी एक कमोडिटी, किसी ना किसी एक प्रोडक्ट का खरीद और बेच कर रहे होते हैं। अब ये जगह ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। ऑनलाइन अमेजॉन भी एक मार्केट प्लेस है, एक जगह है, एक मार्केट है जहाँ पे सामान खरीदा बेचा जाता है। तो टेक्निकली मार्केट वो कोई भी जगह है जहाँ पे सारे बायर्स और सेलर्स मिलके किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का परचेज एंड सेल कर रहे हैं। मैं उसको एक मार्केट कहती हूँ। अब ये मार्केट दो तरीके की होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो वो तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, मैं तुम्हें पहले एक बार एक छोटी सी एग्जांपल देके समझा देती हूँ। तुम में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट है, तो दिल्ली में जो सरोजनी नगर मार्केट है, ठीक है, वो एक एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। ठीक है, टेक्निकली प्रैक्टिकली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। पर मैं तुम्हें एक क्लोज एग्जाम्पल उसकी बता रही हूँ कि जैसे सरोजनी नगर मार्केट है। अगर तुम में से कोई बच्चा कभी गया होगा दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट में, या तुम यूट्यूब पे भी देखो, तो सरोजनी नगर मार्केट में क्या होता है बेटा, वो वहां पे एक तरीके से पटरी मार्केट लगती है, वहां पे स्टॉल्स लगती है एंड वहां पे कोई ऐसा नहीं कि 10-15 दुकानें हैं, नहीं, वहां पे हंड्रेड्स में, लिटरली बता रही हूँ, वहां पे जो सेलर्स होते हैं वो हंड्रेड्स में होते हैं। इतने सारे छोटे छोटे लोग जो है, कोई अपने सिर पे, कोई अपनी छोटी सी पटरी लगा के बैठा है, कोई छोटी सी स्टॉल है, ठीक है, कोई सिर पे लेके घूम रहा है, कोई अपने बैग में लेके घूम रहा है। वहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं। सिमिलरली अगर तुम सेलर्स की बात करो तो वहां पे तुम्हें धक्का मुक्की देखने को मिलेगी, इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है। तो अगर तुम कभी सरोजनी नगर गए हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे ना एक टाइम पे एक चीज का ट्रेंड चलता है। ठीक है, जैसे कभी वहां पे ट्रेंड चलेगा कुर्ती का, कभी वहां पे ट्रेंड चलेगा मे बी जीन्स का, कभी वहां पे ट्रेंड चलेगा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉप्स का। ठीक है, तो वहां पे ना एक टाइम पे एक चीज का ट्रेंड चलता है और जिस चीज का जब ट्रेंड होता है तब तुम्हें पूरी मार्केट में अंदर से लेके बाहर तक मोस्ट ऑफ द लोगों के पास सेम चीज देखने को मिलेगी और वो सेम प्राइस पे देखने को मिलेगी। वहां पे तुम्हें जो है बिल्कुल भी वो बार्गेन नहीं करने देंगे जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कुर्ती का ट्रेंड चल रहा है तो हर स्टॉल पे तुम्हें 100 रुपए की कुर्ती देखने को मिलेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो चेंज उसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की मार्केट जो होती है सिमिलर टू दिस, और भी बहुत सारे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के। इस तरीके की मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ बायर्स, हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स है, सेम प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे तुम्हें देना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल हमारे पास देखो यहाँ पर ये आता है कि अगर तुम लोग दिल्ली में रहते हो, तुम्हारे को दिल्ली में अगर कहीं भी जाना है यहाँ से वहां, तो तुम्हें उसके लिए जो है मेट्रो जाना पड़ता है। तुम्हें वहां पे मेट्रो लेनी पड़ती है कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली से, आपको पता होगा कि जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलोगे, आपके घर से आपकी जो भी नियरेस्ट मेट्रो होगी वहां तक जाने के लिए आपको एक ऑटो लेना पड़ेगा। एंड ऑलमोस्ट हर जगह पे ना, एक जगह से दूसरी जगह पे मेट्रो तक जाने के लिए जो ऑटो के प्राइसेस होते हैं वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता होगा कि आपके घर से मेट्रो में जाने के लिए एक फिक्स अमाउंट होगा कि 15 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल कि 15 रुपए लगते हैं आपके घर से मेट्रो में जाने तक। ठीक है, और हर एक ऑटो वाला 15 रुपए ही चार्ज करेगा। नो मैटर तुम किसी भी ऑटो में बैठ के चले जाओ, हर ऑटो वाला सेम तुम्हें सर्विस देगा, सेम तुमसे 15 रुपए ही चार्ज करेगा, कोई बार्गेन नहीं करेगा। वो बोलेगा अगर जाना है तो जाओ 15 रुपए में, वरना नहीं तो रहने दो, अगला ऑटो वाला आएगा वो भी 15 ही मांगेगा। तो हर जगह पे दिल्ली में ये चीज होती है कि तुम्हारे घर से मेट्रो तक सेम ही पैसे मांगेगा। अब यहाँ पे सर्विस भी सेम है, वही ऑटो है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, एक ऑटो जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेम प्रोडक्ट और सर्विस है एंड बिल्कुल सेम प्राइस पे वो तुम्हें बेचेंगे, चाहे तुम एक ऑटो में जाओ चाहे दूसरे में जाओ। वो ये भी नहीं करेंगे कि अगर एक बंदा जा रहा है तो 15 रुपए, 4 लोग जा रहे हैं तो डिस्काउंट हो जाएगा, नहीं, वो बोलेंगे चाहे तुम 4 जने जाओ चाहे 5 लोग जाओ,
हम सेम ही प्राइस लेने वाले हैं तुम्हारे घर से मेट्रो तक का। तो ये तरीके की मार्केट भी जो होती है एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। तो मैंने काफी ज्यादा तुम्हें क्लोज एग्जांपल्स देने की कोशिश करी है कि जो भी बेस्ट एग्जांपल इसका मिलता है वो मैं तुम्हें बता सकूं। अब अगर तुम्हें एग्जाम्पल समझ आ गई है, अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ आ गई है तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखो ऐसी होती है जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बिल्कुल सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक है, ये एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला, ये प्रैक्टिकली नहीं है कहीं पे भी पॉसिबल, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत क्लोज एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है, जैसे ऑटो वाली एग्जाम्पल या सरोज नगर। दिस इज अ वेरी क्लोज एग्जाम्पल। यहाँ पे भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैच नहीं खाएगी, जिसकी वजह से जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो तुम सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ते हो। ठीक है जी। अच्छा, अगला देखो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आते हैं, यानी कि टेक्निकली तुम बोल सकते हो कि इसके फीचर्स या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। पहली चीज है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज मतलब इतने ज्यादा कि हम गिन ही नहीं पाएंगे, हम गिन नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इतने ज्यादा हैं कि कोई एक अकेला बायर या एक अकेला सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमें देखने को मिलता है कि एक ही अकेला बहुत बड़ा सेलर है, तो वो सेलर जैसे डिस्काउंट लगाएगा बाकी सबको भी डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, तो किसी एक के पास पावर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है कि एक ने डिस्काउंट लगाया तो दूसरा भी लगाएगा, नहीं, हर कोई सेम प्राइस पे बेचता है, किसी एक के पास पावर ही नहीं है प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की। क्यों? क्योंकि इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। तुम दिल्ली में चांदनी चौक मार्केट देखोगे, वो भी तुम्हें काफी क्लोज एग्जाम्पल मिलेगी। ठीक है, अपने परफेक्ट कंपटीशन की। होमोजेनियस प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बेचा जाता है और कुछ नहीं बेचा जाता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी चाहे जब दिल चाहे इस मार्केट में आके दुकान खोल सकता है, सामान बेच सकता है, और जब दिल चाहे इस मार्केट से जा सकता है, सामान अपना उठा के दुकान बंद करके जा सकता है। तो किसी को रोका नहीं है, किसी को कोई लाइसेंस नहीं लेना, यहाँ पे मार्केट में काम करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, परफेक्ट नॉलेज है। कहते हैं जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनको सब पता है कि क्या सामान बिकता है, किस रेट पे बिकता है, किस जगह पे बिकता है, कौन क्या कैसे बेचता है, सबको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है। कोई यहाँ पे बेवकूफ नहीं है, सबको सब कुछ पता है। परफेक्ट नोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? मेरे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेबर की बात करूं तो हम ये बोलते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं, एक दुकान का अगर जो है छोटू फॉर एग्जांपल जो लेबर होती है, अगर वो एक दुकान से काम छोड़ दे तो उसको किसी भी दूसरी दुकान में काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक में काम कर लिया तो कहीं और काम नहीं मिलेगा। तो हर दुकान में हर जो मालिक है, हर जो ओनर है, वो हर एक दूसरी दुकान के लेबर को रखने को तैयार हो जाएगा। लेबर जो है एक दुकान से दूसरी दुकान में घूमती रहती है, लैंड, कैपिटल सब कुछ एक दुकान से दूसरी दुकान में घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार एक दुकानदार ने एक बंदे को रख लिया एज एन एम्प्लॉय, अब वो एम्प्लॉय किसी दूसरे की दुकान में काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जब दिल चाहे जो चाहे एक दुकान से दूसरी दुकान में, एक सेलर से दूसरे सेलर के पास मूव कर सकता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। कहते हैं मेरी बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे सरोजनी नगर मार्केट है, सरोजनी नगर मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, पर तुम्हें उसके एक छोर से लेकर, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पैदल ही जाना पड़ेगा। उसके अंदर तुम व्हीकल लेकर जा ही नहीं सकते, कोई ऑटो, कोई रिक्शा, कोई बाइक, गाड़ी कुछ नहीं लेकर जा सकते। सरोजनी मार्केट अगर इतनी बड़ी है तो भी तुम्हें यहां से यहां जाना हो, यहां जाना हो, यहां जाना हो, यू हैव टू गो, पैदल आपको पैरों पे ही जाना पड़ेगा। तो टेक्निकली सरोजनी नगर मार्केट में भी इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ही नहीं। आप, क्योंकि देखो ये इसलिए जरूरी होता है कि अगर मैं पहली दुकान पे खड़ी हूं और मैं 10वीं दुकान पे खड़ी हूं, दोनों पे मुझे जो है कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। तो चाहे मैं पहली दुकान से खरीदूं या 10वीं दुकान से खरीदूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती तो 10वीं दुकान तक जाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती, तो वहां पे मैं जाती ही नहीं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, तो मैं पहली से खरीदूं या आखिरी से खरीदूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरोजनी नगर मार्केट चाहे बहुत बड़ी है, पर वहां पे इतना रश होता है कि वहां पे कोई व्हीकल जा ही नहीं सकता। तो विच इज वाई देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो तुम पूरी मार्केट में कहीं से खरीद लो, ठीक है ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती है, सब कुछ मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चलता है। प्राइस एग्जैक्टली सेम रहता है, प्राइस बिल्कुल सेम रहता है, कोई बार्गेन नहीं होता, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं होता।
ठीक है जी। इसके अलावा और क्या फीचर्स है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फेलियर और सक्सेस इन परफेक्ट कंपटीशन, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट। कहते कोई बैरियर नहीं है एंट्री और एग्जिट का, ये मैं बता चुकी हूँ। द फर्म कैन नॉट डिराइव एनी मोनोपोली पावर, कोई भी एक फर्म मोनोपोली पावर डिराइव नहीं कर सकती, कोई भी एक फर्म ऐसे नहीं कर सकती कि मैं तो ये बेचूंगी, मैं तो इस रेट पे बेचूंगी, नहीं। हर फर्म को जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे बेचना पड़ेगा, इसीलिए बोला जाता है कि फर्म प्राइस टेकर है। फर्म को मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस टेक करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। फर्म अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। फर्म मतलब कोई भी एक दुकान, कोई भी एक बिजनेस। कोई एडिशनल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होती है, कोई भी एडिशनल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किसी भी दुकानदार की नहीं होती है, और यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी भी होती है। इन द लॉन्ग रन द इक्विलिब्रियम अकर्स एट द आउटपुट वेयर देयर इज प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। लॉन्ग रन में जहां एफिशिएंसी होती है वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। कंज्यूमर्स गेट अ मैक्सिमम चॉइस, कंज्यूमर को चॉइस करने का पूरा हक होता है। कंज्यूमर को कोई रोक नहीं सकता कि पहली दुकान पे ही लो, 10वीं पे मत लो। कंज्यूमर के पास पूरी चॉइस है, पहली पे ले या 10वीं दुकान पे ले, कहीं से कुछ भी ले ले, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगली चीज आती है प्राइस लाइन इन द परफेक्ट कंपटीशन। देखो यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो लगातार कांस्टेंट रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता। मैंने कल रेवेन्यू वाली वीडियो में भी ये चीज तुम्हें बताई थी, ठीक है। जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के भी बराबर होता है, ये भी मैंने तुम्हें रेवेन्यू वाली वीडियो में कराया था। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर बेटा जो प्राइस है, AR है, MR है, वो डिमांड कर्व के बराबर भी होता है, कि इसका जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। यानी कि ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक या फिर इन्फिनाइटली इलास्टिक जो है इसकी डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। जिसका क्या मतलब होता है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सेम प्राइस पे तुम्हारी डिमांड इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो तुम्हारा जो डिमांड कर्व बनता है वो भी यही होता है। प्राइस, AR, MR सारे कर्व सेम ही होते हैं। ये हो गया मेरा परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है जी। इसके बाद अगली चीज देखो, अब मार्केट क्या है, मार्केट में तुम्हें ऑलरेडी समझा ही चुकी हूँ, ठीक है। तो मार्केट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई थी, मार्केट क्या है, कोई भी एक ऐसा एरिया है, कोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो साथ मिलकर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का खरीद और बेच कर रहे हैं। ऐसी किसी भी जगह को, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, मैं मार्केट कंसीडर करती हूँ, ठीक है जी। मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है, देखो मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब भी मार्केट में, तुम यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट में मेरा जो डिमांड कर्व है, देखो डिमांड कर्व ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, जो सप्लाई कर्व है वो ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। तो मार्केट में जब भी मेरा डिमांड कर्व मेरे सप्लाई कर्व के बराबर होगा, यहाँ पर बेटा मेरा इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो जाएगा। देखो ये हमने कैसे बनाया तुम्हें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर में, कि जो डिमांड होता है और जो प्राइस होता है इनका इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड कम होती है प्राइस ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होती है प्राइस कम होता है। लॉ ऑफ डिमांड ने बताया है कि इनवर्स रिलेशन है। और जो सप्लाई होती है उसका प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, लॉ ऑफ सप्लाई ने बताया है। तो क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो डिमांड का कर्व नीचे आने वाला होता है, सप्लाई का कर्व नीचे से ऊपर जाता है। तो मैंने यहाँ पे डिमांड कर्व बनाया, मैंने यहाँ पे सप्लाई कर्व बनाया। देखो क्या किया है हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, एक मैंने ऐसे डिमांड कर्व बनाया है क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। एक मैंने सप्लाई कर्व बनाया है, वो अपवर्ड स्लोपिंग है, वो अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो है डायरेक्ट रिलेशन है सप्लाई और प्राइस का। प्राइस को हमेशा ओवर एक्सिस पे लेना है बेटा, याद रखना। डिमांड एंड सप्लाई की जो क्वांटिटी है उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, उसको हमेशा OX एक्सिस पे लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ जहां पर भी मेरे डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे, एक ही पॉइंट होगा पूरे ग्राफ पे जहां डिमांड एंड सप्लाई मीट कर रहे हैं, इसको मैं कॉरेस्पॉन्डिंगली Y एक्सिस पे ज्वाइन करूंगी और जो भी मेरा यहाँ पे ये प्राइस निकल के आएगा मैं इसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलूंगी। इस पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलूंगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्राइस ओवर एक्सिस पे रहता है, डिमांड सप्लाई OX एक्सिस पे रहती है। एक पॉइंट बता रही हूँ, अभी के अभी कॉपी में नोट डाउन कर लो। तुम्हारे पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम कोई भी ग्राफ देख लेना, इवन ओवरऑल इकोनॉमिक्स में तुम कोई भी ग्राफ देख लेना, हर चीज में, हर एक ग्राफ में जिस चीज का ग्राफ बनाया जाता है उस चीज को OY एक्सिस पे रखा जाता है। तुम TR, TP, MP, TC, MC किसी भी चीज का ग्राफ बनाओगे उस चीज को हमेशा OY एक्सिस पे रखा जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई सिर्फ एक एक्सेप्शन होते हैं कि इनके केस में इन दोनों को, डिमांड एंड सप्लाई का जब तुम ग्राफ बनाते हो इन दोनों को तुम हमेशा OX एक्सिस पे रखते हो और प्राइस को
वाई एक्सिस पे रखते हो, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई हमेशा ओ एक्स एक्सिस पे आता है, प्राइस ओ वाई एक्सिस पे जाता है। बट इसके अलावा कोई भी दूसरा ग्राफ तुम देख लेना, तुम्हारा टीपी, एमपी, टीयू, एमयू, कोई भी दूसरा ग्राफ देख लेना बेटा, हमेशा जिस चीज का ग्राफ बनाया जाएगा वो ओ वाई एक्सिस पे आती है, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी वॉटएवर वो ओ एक्स एक्सिस पे, जो भी दूसरी चीज है वो एक्स एक्सिस पे आती है। जिसका ग्राफ बनाया जाएगा वो वाई एक्सिस पे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे पेपर में ग्राफ बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जहां पर ये दोनों मिले वहां पर मैंने इक्विलिब्रियम बोला। ये क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैं ओवाई एक्सिस पे यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ, तो ये जो प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। क्योंकि प्राइस ओवाई एक्सिस पे है तो मैंने ओवाई एक्सिस पे ज्वाइन किया। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई की क्वांटिटी है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरे को मिल जाती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरे को मिल जाती है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे दिखाया है। ये तुम छोड़ दो, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ आ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया, डिमांड सप्लाई क्वांटिटी प्राइस सारी चीजें हो गई। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? व्हेन देयर इज नो शॉर्टेज, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, जितना सप्लाई है वो सारे का सारा डिमांड के बराबर हो गया है, ऐसे पॉइंट को तुम इक्विलिब्रियम बोलोगे, ठीक है। ऐसे पॉइंट को तुम इक्विलिब्रियम बोलोगे, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है। पर फिर मेरे पास आता है एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। देखो, जब मेरा, तुम्हें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है डिमांड कर्व है, ये गया गया गया, डिमांड कर्व आ गया। ये अपवर्ड स्लोपिंग मैंने क्या बना दिया? यहाँ पे सप्लाई कर्व बना दिया। जहां पर बेटा इन दोनों ने मीट किया, यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। ये मेरा इक्विलिब्रियम, यहाँ पे प्राइस आ गया 1.40, ये मेरी यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई 600, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर देखूं, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर देखूं तो क्या होगा? ये सप्लाई कर्व है यहाँ पे, ये डिमांड कर्व है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर देखूं तो मेरा सप्लाई कर्व उधर है, डिमांड कर्व पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर मैं सप्लाई को यहाँ पे ज्वाइन करके देखूं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्यों कर रही हूँ? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई एक्स एक्सिस पे है। अगर मैं सप्लाई को नीचे ज्वाइन करके देखूं तो सप्लाई है अराउंड 700, पर डिमांड को करके देखो तो डिमांड है अराउंड 500। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ना, डिमांड 500 है, सप्लाई 700 है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर देखूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर देखूं तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। कब? अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जाओ, यानी कि इससे ज्यादा हायर प्राइस अगर तुम मांगते हो तो सप्लाई बढ़ने लग जाएगी हायर प्राइस पे, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, पर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी तो एक्सेस सप्लाई का केस बन जाएगा, जिसको मैं सरप्लस का केस भी कहती हूं। पर अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आऊं, अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आऊं तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर मैं नीचे आऊं तो क्या होगा? अब तुम देखो, डिमांड कर्व है, ये क्या है? डिमांड कर्व है। यहाँ पे डिमांड है फिर से करीब 700 की, और ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। यहाँ पे सप्लाई है फिर से करीब 550 की। तो तुम देख सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे, इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हो गई। डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई किया हुआ है हमने, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे डिमांड का ग्राफ यहाँ पे है, सप्लाई का ग्राफ यहाँ पे है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक्सेस डिमांड हो गई, या फिर मैं कह देती हूँ कि लोग खरीदना तो चाहते हैं, प्रोड्यूसर बेचना नहीं चाहता इतने कम प्राइस पे, तो ऐसे केस में शॉर्टेज हो जाती है, एक्सेस डिमांड का केस बन जाता है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला? जब डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे, प्राइस इक्विलिब्रियम का निकल के आ जाएगा। अगर हमने प्राइस बढ़ाने की कोशिश करी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई या सरप्लस का केस हो जाएगा। अगर प्राइस गिराने की कोशिश करें, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज का केस बन जाएगा। एक्सेस डिमांड पढ़ा दिया, एक्सेस सप्लाई पढ़ा दिया, और इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम के केस में डिमांड सप्लाई बराबर है, इसके हायर प्राइस पे सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, इससे लोअर प्राइस पे डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। इसको सरप्लस, इसको शॉर्टेज बोला जाता है। अच्छे से सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आता है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। तुम्हें पता है ना शिफ्ट कब होता है? तुमने डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था, जब फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज होता है। जब फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज होता है तो डिमांड में या सप्लाई में शिफ्ट होता है। अब ये जो शिफ्ट होते हैं ये बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है, बहुत तरीके के शिफ्ट होते हैं। क्या
शिफ्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बोथ इंक्रीजेस बोथ डिक्रीजेस, दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, ये शिफ्ट हो सकता है। डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, ऐसा शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम अलग अलग टाइप ऑफ शिफ्ट पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज बिल्कुल सेम रहेगी। क्या बेसिक चीज, देखो बिल्कुल सेम रहेगी कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अगर डिमांड कम होगी तो डिमांड जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अगर डिमांड कम होगी तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो वो आप कह सकते हो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और अगर सप्लाई कम होती है तो वो ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब देखो मेरा केस क्या है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, दोनों गिरेंगे। तो अगर डिमांड गिरेगा इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देना, सप्लाई को अपवर्ड शिफ्ट कर देना। तो डिमांड गिरेगी, तो डिमांड गिरेगी तो पुराने वाली डिमांड से, देखो एरो देखना है, एरो देखना है। एक चीज याद रखना, शिफ्ट वाले केस में सबसे जरूरी है एरो बनाना। अगर मैं यहाँ से एरो हटा दूं, अगर मैं एरो हटा दूं तो तुम मुझे बता सकते हो डी और D1 में से नया कौन सा पुराना कौन सा, तुम बता सकते हो, नहीं बता सकते। अगर मैं एरो इधर लगा दूं तो क्या समझ आएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, समझ रहे हो। तो एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुमने अगर एरो नहीं बनाया तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या किधर को क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नया वाला पुराने वाला डी था, इसको मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, देखो अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया, D1 बन गया, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि डिमांड गिर गई। और सप्लाई को मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, सप्लाई भी गिर गई, ठीक है। तो ये मेरा नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे देखो डिमांड भी नई बन गई, सप्लाई भी नई बन गई, तो नई वाली डिमांड नई वाली सप्लाई को जहां पे कट करेगी वो मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। एंड टेक्निकली यू कैन सी ऐसे केस में जब डिमांड भी गिरी है सप्लाई भी गिरी है, एंड देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम अमाउंट से गिरे हैं, तो तुम देख सकते हो ऐसे केस में जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो सेम है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द सेम, प्राइस रिमेन्स द सेम। पर तुम देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तुम देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे हो गई, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है एट द सेम प्राइस, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों गिर तो रहे हैं पर डिमांड में ज्यादा गिरावट आई है, सप्लाई में तो थोड़ी सी ही गिरावट आई है। अगर दोनों गिर रहे हैं तो डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, पर बहुत ज्यादा, देखो कितना ज्यादा शिफ्ट किया है, सप्लाई को भी अपवर्ड शिफ्ट किया है पर कितना, थोड़ा सा, क्योंकि सप्लाई में थोड़ा सा गिरावट आया, डिमांड में ज्यादा गिरावट आया। फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दो, नए डिमांड कर्व को नए सप्लाई कर्व के साथ मीट करा दो, जहां पर मीट करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा। नया इक्विलिब्रियम प्राइस इस पुराने इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है, तो अगर डिमांड भी गिरी पर उसका गिरावट ज्यादा है सप्लाई के गिरावट से, तो जो मेरा प्राइस है वो गिर जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी गिर जाएगी, वो भी गिर जाएगी, ठीक है। हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ से, हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे डायग्राम नहीं बना के दिखा रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ये कंक्लूड करके दिखाना चाह रही हूँ कि इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है। तुम्हारा सवाल यही होगा कि अगर ऐसा हुआ है तो प्राइस में क्या चेंज आना चाहिए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आना चाहिए। अब ऐसे अगला क्या है, दोनों बढ़ेंगे, दोनों बराबर से बढ़ेंगे, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे एरो उल्टा होगा, सप्लाई यहाँ पे आ गई, डिमांड यहाँ पे आ गई, तो मेरा चेंज क्या है, देखो प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ गई है, प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ गई है। अगले केस में डिमांड ज्यादा बढ़ी है, सप्लाई कम बढ़ी है, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई थोड़ी सी ही बढ़ी है। नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, पुराना यहाँ पे था, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। अगला क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड कम है, इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है, तो देखो इंक्रीज इन डिमांड और सप्लाई करके इंक्रीज इन डिमांड यहाँ पे है थोड़ी सी, इंक्रीज इन सप्लाई यहाँ पे है थोड़ी ज्यादा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये नया इक्विलिब्रियम है, ये पुराना इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये पुरानी क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी भी बढ़ गई बट प्राइस जो है थोड़ा सा गिर गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे बोथ वाले केसेस खत्म हो गए। मैं एक बार लास्ट टाइम तुम्हें ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, क्या करना है, देखो तुम्हें सबसे पहले स्टेप 1 डिमांड, स्टेप 2 सप्लाई कर्व, स्टेप 3 इक्विलिब्रियम बनाना है और इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बतानी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। स्टेप 4 तुम्हारा क्या होगा, जो जो चेंजेस बोले हैं वो चेंजेस करके दिखाने हैं। डिमांड बढ़ा दी पर थोड़ी सी, सप्लाई बढ़ा दी पर थोड़ी ज्यादा, ठीक है। अब नया जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट करेगा वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, तो यहाँ पे देख लो प्राइस कम हो रहा है,
क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस हैज रिड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड। तो स्टेप 1 डिमांड कर्व बनाओगे, सप्लाई कर्व बनाओगे। स्टेप 2 दोनों के इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालोगे जहां पे डिमांड एंड सप्लाई ओरिजिनल वाले मीट करे। अगले स्टेप में तुम जो चेंज क्वेश्चन ने बोला है वो चेंज बनाकर दिखाओगे और फिर उसके बेसिस पे नया इक्विलिब्रियम प्राइस, नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनाओगे और नए वाले को पुराने वाले से कंपेयर करके आंसर कर दोगे। सिंपल चीज, ठीक है जी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। आगे मेरे पास क्या है कि कोई एक बढ़ गया एक गिर गया, ठीक है। देखो डिमांड गिर गई, सप्लाई बढ़ गई, फिर से जहां पे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया उसको पुराने के साथ मैच कर लो, क्वांटिटी सेम है, प्राइस गिर गया है, ठीक है ना। अगला क्या है, डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में बहुत ज्यादा डिक्रीज आया है, सप्लाई में थोड़ा सा इंक्रीज आया है, तो नया इक्विलिब्रियम हमारा बना है डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो तुम क्या हो रहा है, क्वांटिटी गिर गई है, प्राइस भी गिर गया है, क्वांटिटी थोड़ी सी गिरी है, प्राइस बहुत ज्यादा गिरा है, ठीक है ना। चलो इस तरीके से तुम्हारे पास जो है बेटा किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ सकता है, किसी भी चीज का क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये भी हो सकता है कि सिर्फ डिमांड में चेंज आया, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या होगा, लेट्स से ये डिमांड होगा, ये सप्लाई होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा, प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिर्फ डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, तो ये नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो कि बढ़ गई है, ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि बढ़ गया है। सिंपल बात, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन ने बोला है उस चीज को ड्रॉ करना है, अपने आप से लर्न करने जाओगे। इनफाइनाइटली केसेस कितने ही हम बना लेंगे, ठीक है। कुछ भी नया केस बन के आ सकता है, एक गिर गया दूसरा बढ़ गया, इसका ज्यादा है उसका कम है, दोनों का बराबर है, एनीथिंग। तुम्हें बस जो है केसेस को याद नहीं करना, तुम्हें बस ये याद करना है कि पहले ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बनाओ, फिर नया इक्विलिब्रियम बनाओ, दोनों को कंपेयर करो और आंसर करो। अपने आप से करके आना है, तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए, रट्टा मारने की इसमें हमें जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक मेरे पास आता है, देखो वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री। वायबल इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें कोई ना कोई एटलीस्ट एक पॉइंट हो जहां पे डिमांड एंड सप्लाई मीट कर रहे हैं और जहां पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। नॉन वायबल इंडस्ट्री बेटा ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां पे डिमांड एंड सप्लाई मीट ही नहीं कर रहे। तुम यहाँ पे देख लो, सप्लाई ऊपर ऊपर जा रही है, डिमांड नीचे नीचे जा रही है, कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पर ये दोनों मिलेंगे। तो इस इकोनॉमी में कभी भी जो है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सॉरी, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता, कभी भी प्राइस डिटरमाइन नहीं हो सकता, कभी भी इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी इसका डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं हो रहा। तो इसको मैंने क्या बोला है, नॉन वायबल इंडस्ट्री बोला है, ठीक है। अगला टॉपिक मेरे पास बेटा आता है प्राइस सीलिंग। देखो मैं यहां से तुम्हें सिखाती हूँ। देखो जहां पे मेरा डिमांड एंड सप्लाई मीट हुआ, इस पॉइंट पे मैं कहती हूँ इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे प्राइस इतना है, लेट्स से ये प्राइस है ₹20। तो टेक्निकली हमारे जो है इकोनॉमी में 20 रुपए के प्राइस पे प्रोड्यूसर बेच रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, सब अच्छा चल रहा है। पर सरकार कहती है ये तो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा हाई प्राइस है, इतना हाई प्राइस नहीं हम कर सकते भैया जी, हमारे तो कंज्यूमर बहुत गरीब हैं, इतने हाई प्राइस पे जो है गरीब कंज्यूमर नहीं खरीद सकते। तो सरकार ने ना क्या किया, सरकार ने एक बिल पास कर दिया। सरकार ने बोल दिया कि मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें किस रेट पे सामान बेचना है, मैं तुम्हें बताऊंगी किस रेट पे तुम्हें सामान बेचना है। तो लेट्स से सरकार ने बोल दिया कि तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के रेट पे ही सामान बेचना है, जो 10 रुपए से ऊपर सामान बेचेगा वो इलीगल है, उसको मैं पकड़ के जेल में डाल दूंगी। तो क्या हुआ, तो हुआ क्या कि इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, 20 रुपए के प्राइस पे इक्विलिब्रियम बन रहा था, प्रोड्यूसर बेच रहा था, कंज्यूमर खरीद रहा था। सरकार कहती है कि अरे भैया ऐसे केस में जो गरीब कंज्यूमर है, गरीब कंज्यूमर नहीं खरीद सकता, वो तो बहुत गरीब है, वो अपना घर कैसे चलाएगा। तो सरकार ने बोला कि मैं ना एक तुम्हें सीलिंग दे रही हूँ कि 10 रुपए से ऊपर कोई सामान नहीं बेचेगा। मैंने क्या बोला, 10 रुपए से ऊपर कोई सामान नहीं बेचेगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ, प्राइस गिर गया, ठीक है, प्राइस गिर गया। एक चीज याद रखना, प्राइस सीलिंग जो होती है, जो प्राइस सीलिंग होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे लगाई जाती है। प्राइस सीलिंग जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे लगाई जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब 10 रुपए का प्राइस होगा, प्राइस गिर गया, ठीक है, डिमांड बढ़ गई, लेकिन प्राइस गिर गया तो सप्लाई भी तो गिर गई। प्रोड्यूसर कहेगा ठीक है मैं तो 10 रुपए में बेचूंगा ही नहीं, तुम कर लो क्या करते हो। सरकार ने ये बोला है ना 10 रुपए से ऊपर नहीं बेचना, ये तो नहीं बोला कि बेचो ही बेचो, हम 10 रुपए में बेचेंगे ही नहीं। तो प्रोड्यूसर कहता है मैं बेचूंगा ही नहीं, तो सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, तो इकोनॉमी में हो जाएगी शॉर्टेज। इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, शॉर्टेज। अब क्या होने लगेगा, या तो ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होने लगेगा, तो इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होने लग जाएगी, ठीक है। टेक्निकली मैं तुम्हें एक दो जो है टेक्निकल चीजें बता देती हूँ। पहली चीज, जो प्राइस सीलिंग लगाई जाएगी वो प्राइस सीलिंग हमेशा जो है नीचे होने वाली है इक्विलिब्रियम प्राइस से। इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा होना चाहिए, उसके नीचे लगनी चाहिए। क्यों, क्योंकि
इक्विलिब्रियम प्राइस पहले 20 था। अगर सरकार बोले कि 30 रुपए से ऊपर कोई नहीं बेचेगा, अरे मैडम जी पहले ही 30 रुपए से नीचे बेच रहे हैं सारे, 30 रुपए से ऊपर तो कोई पहले ही नहीं बेच रहा, तो सीलिंग का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जब 20 पे बिक रहा था, सरकार ने बोला 10 से ऊपर कोई नहीं बेचेगा, तब कुछ मतलब होगा। तो प्राइस सीलिंग हमेशा जो है इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे रहनी चाहिए। दूसरी चीज, ये सरकार यूजुअली क्यों करते हैं, ये सरकार यूजुअली पुअर जितने भी हमारे पुअर पॉपुलेशन है, आप ऐसा कह सकते हो, पुअर पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से सरकार करती है। तीसरी चीज, ये जो भी प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग भी आगे हम पढ़ेंगे, तो जो भी कुछ है ये सब क्या है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। तुमने ऊपर पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती हमारी मार्केट में, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करे तो वो सीलिंग लगा सकती है, ठीक है। चौथी चीज इसकी वजह से क्या हो सकती है, ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि जब शॉर्टेज हो जाती है किसी भी चीज की तो ब्लैक मार्केटिंग होने लग जाती है, ठीक है। इलीगली वो चीज ब्लैक में बेची जाने लग जाती है। पांचवी चीज इसमें क्या होती है, जो सरकार है, सरकार अपनी खुद की राशन की दुकानें खोलती है। सरकार क्या करती है, अपनी खुद की राशन की दुकानें खोलती है। क्यों? क्योंकि लोगों को सामान तो खरीदना है ना, सप्लायर बेच नहीं रहा, फिर क्या करे, लोग भूखे मर जाए। इससे तो लोग बोलेंगे कि भाई पहले महंगा खा रहे थे, खा तो रहे थे, अब तो हम कहीं से खा ही नहीं सकते, अब तो हम भूखे मर जाएंगे। सरकार कहेगी नहीं, हम तुम्हें भूखे नहीं मरने देंगे, हम खुद अपनी राशन की दुकानें खोलेंगे। सप्लायर नहीं बेचते, कोई बात नहीं, सरकार बेचेगी। और सरकार किस रेट पे बेचेगी, 10 रुपए के रेट पे बेचेगी। तो सरकार अपनी खुद की राशन की दुकानें खोलेगी, उन राशन की दुकानों के थ्रू सरकार जो है गरीबों को राशन बांटेगी, और किस रेट पे, किस दाम पे बांटेगी, जो भी रेट सरकार ने प्राइस सीलिंग का लगाया है। पर ये जो राशन की दुकानें, इनमें दिक्कत क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ये दिक्कत होती है, जिसकी वजह से भी ब्लैक मार्केटिंग होने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि राशन की दुकानों पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि लोग सोचते हैं हम लाइनों में नहीं लग सकते, तो ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई थी, ठीक है जी। ये इसका कंक्लूजन है प्राइस सीलिंग का। अगली चीज, अच्छा इसमें एग्जांपल क्या आ सकती है, देखो प्राइस सीलिंग में एग्जांपल क्या आ सकती है कि जैसे ना रेंट्स जो है दिल्ली में, हैदराबाद में, कुछ सिटीज में, मुंबई में तुम देखोगे, बैंगलोर में रेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत हाई रेंट चार्ज करने लग जाते हैं जो भी हाउस ओनर्स होते हैं। तो सरकार क्या करते हैं, रेंट के ऊपर प्राइस सीलिंग लगा देते हैं कि नहीं, इतना रेंट तुम चार्ज नहीं कर सकते। तो रेंट इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर राशन शॉप्स खोलना, राशन के सामान के ऊपर, नेसेसिटी गुड्स के ऊपर लगाना प्राइस सीलिंग का एक एग्जाम्पल है। प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है, देखो प्राइस फ्लोरिंग का देखो यहाँ पे टेक्निकली मतलब होता है कि सरकार क्या करती है, देखो एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैं तुम्हें। प्राइस फ्लोरिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, फिर से हमारा स्टेप 1 तो वही रहेगा। देखो पहले मैं एक डिमांड कर्व बनाऊंगी, फिर मैं एक सप्लाई कर्व बनाऊंगी, फिर मैं इनका इक्विलिब्रियम दिखाऊंगी, और उस इक्विलिब्रियम पे मैं इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करके तुम्हें दिखाऊंगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में तुम्हें लिख के दिखाऊंगी। प्राइस फ्लोरिंग जो है, अब इसका पहला पॉइंट लिखो कि जो प्राइस फ्लोरिंग है वो ऐसे रेट पे होती है जो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होती है। टेक्निकली जो, अगर मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे है, लेट्स से ₹10 है, या लेट्स से भाई अपना 20 रुपए है, तो प्राइस फ्लोरिंग सरकार यहाँ लगाएगी, इसके ऊपर लगाएगी एट द प्राइस ऑफ ₹30। ये होगा मेरा प्राइस फ्लोरिंग, ठीक है। तो प्राइस फ्लोरिंग हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी सरकार करती है किसके लिए, गरीबों के लिए, पर यहाँ पे सरकार करती है पुअर सप्लायर्स के लिए। ऊपर उसमें तुम लिख सकते हो, ऊपर उसमें तुम लिख सकते हो कि यहाँ पे सरकार जो करती है, जो भी अपना प्राइस सीलिंग है, यहाँ पे पुअर पॉपुलेशन की जगह पे तुम लिख सकते हो पुअर बायर्स के लिए। जो गरीब लोग हैं, जो महंगा सामान नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए सरकार प्राइस सीलिंग लगाती है। पर पुअर सेलर्स के लिए, पुअर सप्लायर्स के लिए सरकार क्या करती है, प्राइस फ्लोरिंग लगाती है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल क्या है हमारा, जो सरकार एमएसपी देती है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, किसको देती है सरकार, एमएसपी, फार्मर्स को देती है। इसके अलावा क्या होता है, एक मिनिमम वेज रेट होता है हर देश का, मिनिमम वेज रेट होता है किसके लिए, लेबर के लिए। वो इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, सरकार कहती है कि इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है वो 20 रुपए के रेट पे है, कि कंज्यूमर 20 रुपए पे खरीदना चाहता है तो प्रोड्यूसर को 20 रुपए के ऊपर ही बेचना पड़ता है। पर ये 20 रुपए का रेट इतना कम है, इतना कम है कि जो गरीब फार्मर्स हैं बेचारे वो उल्टा लॉस में बेच रहे हैं, उनका तो घर ही नहीं चल पा रहा है, उनका तो यहाँ मुश्किल से कॉस्ट निकल पा रही है, उनका इससे कुछ बन ही नहीं पा रहा है, वो जो गरीब फार्मर्स है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली जो लेबर है, ठीक है, लेट्स से मिनिमम वेज रेट के केस में ये लगाया जाता है। तुम सुनते भी होगे कि इंडिया से लोग कनाडा जाते हैं काम करने, क्यों जाते हैं, क्योंकि कनाडा का मिनिमम वेज रेट ही बहुत ज्यादा है, इंडिया का मिनिमम वेज रेट बहुत कम है, ठीक है। तो मिनिमम वेज रेट भी सरकार इसलिए करते हैं ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हमारी गरीब लेबर को सस्ते में जो है एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो सरकार ने मिनिमम वेज रेट लगा रखा होता है, 15-20 हजार की रेंज का, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सिटी है, कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो सरकार बोलते हैं इससे कम रेट पे कोई भी किसी लेबर से काम नहीं करा सकता, या किसी भी फार्मर से अगर तुम्हें सामान खरीदना है तो इससे कम रेट पे कोई भी होलसेलर किसी भी फार्मर से सामान नहीं खरीद सकता है। कोई भी होलसेलर इससे कम रेट पे फार्मर से सामान नहीं खरीद सकता, फार्मर को 20 रुपए बेचना पड़ता है क्योंकि होलसेलर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है।
या गरीब लेबरर्स को इससे कम रेट पे काम करना पड़ता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज उनको एक्सप्लॉइट करती है। तो जितने भी पुअर सप्लायर्स होते हैं इनको जो है एक्सप्लॉइटेशन ना फेस करनी पड़े, इसलिए सरकार प्राइस फ्लोरिंग लगाती है। प्राइस फ्लोरिंग हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। सरकार बोले 20 रुपए, सरकार अगर बोले 10 रुपए से ज्यादा देना है, अरे 20 रुपए तो पहले ही मिल रहे हैं, तुम्हारे प्राइस फ्लोरिंग का तो मतलब नहीं है। तो अगर प्राइस फ्लोरिंग इससे नीचे लगाई जाए तो क्या होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन बाइंडिंग प्राइस फ्लोर। अगर प्राइस फ्लोरिंग हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे लगाई जाती है, ठीक है, तो अगर हमारी जो प्राइस फ्लोरिंग है वो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे लगाई जाती है, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस इज ग्रेटर देन द प्राइस फ्लोरिंग, तो नॉन बाइंडिंग प्राइस फ्लोर हो जाता है वो। लेकिन अगर प्राइस फ्लोरिंग इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस तो वो बाइंडिंग प्राइस फ्लोर होता है, कि यानी कि मेरा प्राइस फ्लोर अगर ऊपर है इक्विलिब्रियम प्राइस से तो ये बाइंडिंग होगा, यानी कि हर किसी को 30 रुपए देने पड़ेंगे, फार्मर को या फिर वेज लेबरर को, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, फार्मर गए अपना सामान लेके बाजार में, होलसेलर ने बोला मैं तो 20 रुपए से ही खरीदूंगा, फार्मर कहता सरकार ने तो बोला 30 रुपए के भाव पे तुम्हें खरीदना पड़ेगा, होलसेलर कहता है जाओ सामान तुम्हारा खराब हो जाएगा, मैं तो खरीदूंगा ही नहीं। अब क्या होगा, फार्मर बोलेगा अच्छा भाई ले ले 20 रुपए में तो ले ले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 20 रुपए भी ना मिले सरकार के चक्कर में। तो इसके केस में सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, अपना पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खोलती है। सरकार अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खोलती है, किसके थ्रू, अपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के थ्रू। एफसीआई के वेयर हाउसेज में सामान जो है सरकार रख लेती है। सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें अगर बाजार में सामान बेचना है तुम 30 रुपए के भाव से बेचो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि होलसेलर खरीदेगा ही नहीं, कुछ तो खरीदेगा, होलसेलर को भी अपनी दुकानदारी करनी है। तो लेट्स से तुम 100 किलो बेचने गए, होलसेलर ने 50 किलो खरीदा 30 रुपए के भाव पे, जो बचा हुआ 50 किलो है वो तुम किसको बेचो, सरकार को बेचो। सरकार क्या रेट देगी, सरकार प्राइस फ्लोरिंग वाला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला प्राइस तुम्हें देगी और फार्मर से सारा सामान खरीद लेगी। सरकार क्या करेगी इस सामान का, सरकार इस सामान का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, अपनी राशन की दुकानों के थ्रू सरकार इस सामान को गरीबों के बीच में बांट देगी। समझ आई चीज। तो सरकार ने प्राइस फ्लोर लगाया, उससे फार्मर से सामान खरीदा इस रेट पे और फिर प्राइस सीलिंग लगा के राशन की दुकानों के थ्रू इसी सामान को बेच दिया बाकी के गरीब लोगों को, और जो बचा हुआ सामान था वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के वेयर हाउसेज में सरकार ने स्टोर कर लिया। तो यहाँ पर भी सरकार इंटरफेरेंस कर रही है। अगर सरकार इंटरफेयर ना करे तो ऊपर जो हमने केसेस पढ़े कि डिमांड कम ज्यादा वो सब कुछ अपने आप चलता रहेगा, पर अगर सरकार इंटरफेयर करेगी तो सरकार या तो प्राइस सीलिंग लगा देगी या फिर प्राइस फ्लोरिंग लगा सकती है। ये दोनों सिर्फ तब होंगे जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, और गवर्नमेंट सिर्फ तब इंटरफेयर करती है जब किसी गरीब बायर या किसी गरीब सेलर की मदद करनी होती है। सरकार या तो राशन की दुकानें खोलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का शुरुआत करती है, एमएसपी लेकर आती है, मिनिमम वेज रेट, ऐसा कुछ सरकार लेकर आती है। इससे ज्यादा सरकार कोई इंटरफेरेंस एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं करती है, ठीक है जी। चलो यहाँ पर जो है हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म होता है। तुम्हें कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज अगर तुम्हें हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दो। एंड आने वाली वीडियोस में तुम्हें बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, सीयूईटी से रिलेटेड, तुम्हारे कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।